नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश के जो तीसरे लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं, उन्होंने शपथ ले ली है और उस पर उन्होंने अपना कार्य भी शुरू कर दिया है। लेकिन साथ साथ इस पर भी काफ़ी चर्चा और विचार किया जा रहा है कि बीजेपी ने या मोदी जी ने अपना पिछला परफॉर्मेंस को बरकरार नहीं रखा, उससे काफ़ी पिछड़ गए। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, काफ़ी चर्चा की जा रही है, बहुत उसके कारण हो सकते हैं। तो उन्हीं में से एक कारण पर हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें से कि बंगाल एक बहुत बड़ा कारण बना है। हालांकि बंगाल से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उनको काफ़ी उम्मीद थी कि वहाँ से भाई इस बार वो शायद 30-32 तक सीटें वो ला सकते हैं। जैसे अमित शाह जी ने कई बार मीटिंग्स में कहा भी था, रैलियों में कई बार कहा था कि बंगाल से इस बार में काफ़ी उम्मीद है और वहाँ से 30-32 सीटें हमारी आ रही हैं। लेकिन उनकी सीटें वहाँ से आई कुल 12। तो इस तरह बीजेपी को अगर वहाँ से आंकड़े के हिसाब से चले तो करीब करीब उनको 20 सीटों का वहाँ पर नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है, हुआ है। तो इसके कई कारण हैं। वहाँ सबसे बड़ा कारण तो इस बार ये हो रहा है कि बंगाल के अंदर जो पूरा जो चुनाव हुआ है वो केवल धर्म के आधार पर हुआ है। बीजेपी में बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में बीजेपी और ममता के बीच में केवल एक जो धर्म के आधार पर ही एक चुनाव की जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी। बीजेपी हमेशा सीए का समर्थन कर रही थी। अगर समर्थन बीजेपी को वो लेके आएंगे, सीए को लागू करेंगे। जैसे 2019 के चुनाव उन्होंने वादा भी किया था कि भाई इस बार हम सीए को जरूर लाएंगे और लागू करेंगे। और ममता जी इसका हमेशा विरोध करती रही। ममता बनर्जी ने हमेशा सीए का विरोध किया और इसको हमेशा एक धार्मिक मुद्दा बना के पेश करती रही, जिससे कि वो मुस्लिम वोटर्स को अपने अपने पाले में रख सके। और हालांकि इसमें वो काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रही हैं। मुस्लिम वोटर को टोटली उन्हीं को वोट मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बीजेपी ने एक जो वादा किया था सीए को लागू करने का, उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा वो लेट हो गए। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गए कि बिल्कुल ऐन चुनाव के टाइम पे वो सीए को उन्होंने लागू किया और उसमें कुछ भ्रांतियाँ, उसमें कुछ ऐसा भ्रम ममता को फैलाने का मौका मिल गया, जिससे कि बीजेपी उसको काट नहीं कर पाई। वहाँ की जो लोकल जो बीजेपी के जो यूनिट थी वो उसको ढंग से उसको काउंटर नहीं कर पाई। जैसे जैसे बीजेपी ने कहा भाई हम सीए लागू करेंगे, और सीए लागू करने से जो खासकर बांग्लादेश से एक मतवा समाज के जो काफ़ी लोग हैं, ऐसी कैटेगरी जो में आते हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो बांग्लादेश से आकर के पश्चिम बंगाल में आकर बसे हैं, उनकी वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा था भाई हम इनको नागरिकता देंगे। इसी को ममता ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। हालांकि पहले हमेशा ममता कहती रही कि भाई हम सीए लागू नहीं करेंगे, सीए लागू नहीं करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की कि उनको दिख रहा था कि भाई ममता इसमें हमेशा पंगा लगाएगी, ममता जी इसको लागू नहीं करेंगी। तो उन्होंने सारा जो काम था सीए को लागू करने का, सारा काम जो है सेंट्रल एजेंसीज़ को दे दिया। उन्होंने स्टेट एजेंसीज़ को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट उन लोगों को अपना जो है नागरिकता देनी शुरू कर दी। ये ममता के लिए बहुत ही बड़ी एक चोट थी। इसके लिए ममता ने क्या काट निकाली कि उन्होंने जो मतवा समाज के जो लोग थे, जिनको ये जो इसका नागरिकता का खासकर बेनिफिट मिलने वाला था, उसके खिलाफ उन्होंने राजवंशी समाज को तैयार कर दिया। राजवंशी समाज भी वहाँ ऐसी कैटेगरी में आता है और जो अपना मतवा समाज है वो भी ऐसी कैटेगरी में आता है। तो राजवंशी समाज की वहाँ एक मांग और होती रही है कि वो कूच बिहार का एक अलग से राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। काफ़ी समय से जो राजवंशी समाज है वो ऐसी कैटेगरी में आते हैं, वो दलित कैटेगरी में आते हैं। वो कूच बिहार को एक अलग राज्य बनाने की वो मांग कर रहे हैं, जिसको ममता बनर्जी भी समय समय पर कभी हवा देती है और कभी उसको ठुस करने की भी कोशिश करती है। हालांकि अब तक उस पर उन्होंने कोई अपनी क्लियर एक स्टैंड अब तक शो नहीं किया है। जो राजवंशी हैं उनको उनकी डिमांड है कि 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल से और 3 डिस्ट्रिक्ट आसाम से निकाल करके एक कूच बिहार के नाम से एक अलग स्टेट बनाया जाए, अलग राज्य बनाया जाए, जो काफ़ी दिनों से उनकी डिमांड चल रही है। उस पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने इस जो राज्य की जो अलग राज्य की डिमांड थी, इसमें मतवा समाज को एक बहुत बड़ा उन्होंने बोझ बता दिया।
उन्होंने राजवंशियों में और मतुआ समाज में एक ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश की, और वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गई। उन्होंने कहा अगर मतुआ समाज के काफ़ी लोगों को हम नागरिकता दे देंगे तो ये आप लोगों के हक को खा जाएंगे। राजवंशियों को ऐसा भ्रम में डाल दिया कि अगर मतुआ समाज के सभी लोगों को इन्होंने नागरिकता दे दी तो ये बंगाल में ही रहेंगे, बाकी और किसी दूसरे राज्य में जाकर नहीं ना रहेंगे ना बसेंगे, ये आप लोगों का ही हक खाएंगे, आप लोगों का ही आरक्षण खाएंगे, आप लोगों का ही नौकरी खाएंगे, और आप लोगों के ही आसपास के घरों के आसपास ये रहेंगे, जिससे कि आपकी सामाजिक एकता में भी ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो इस जो एक भ्रम जो ममता ने जो पैदा किया, ये राजवंशियों के दिमाग में बैठ गया, और राजवंशियों ने इस बार जो काफ़ी जो बीजेपी को वोटर्स वोट करते थे वो बीजेपी के वोटर से वो छिटक कर ममता के पाले में चले गए। साथ ही मतुआ समाज में भी काफ़ी डर था, क्योंकि ममता ने एक बात और भी कही, उनको सीट तो वो जैसे राजवंशियों को तो बोला आपका हिस्सा खा जाएंगे, ये आपके लिए आपके रिसोर्सेज पे कब्जा करेंगे, और मतुआ समाज को ये डराने की कोशिश की कि आप लोगों को पहले ये लिख के देना पड़ेगा कि हम घुसपैठिया हैं। यानी कि मतुआ समाज में एक ऐसा डर बैठा दिया ममता ने कि आपको पहले ये लिख के देना पड़ेगा कि आपने घुसपैठ की है, आपने अपराध किया है, उस पर बीजेपी आपके खिलाफ या बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकती है, और आसाम की तरह आपको डिटेंशन सेंटरों में रखा जा सकता है, आपको वापस डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इस तरह की यानी कि एक ममता जी ने एक मतुआ समाज में एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया। यानी कि देखिए, हिंदू समाज के अंदर जो हमारे जो दलित समाज हैं दो, मतुआ और राजवंशियों में तो भ्रम पैदा कर दिया कि ये आपके हक को खा जाएंगे, और मतुआ समाज में डर उन्होंने पैदा कर दिया। तो इस जो राजनीति के इस षड्यंत्र के तहत जो ममता ने जो कार्य किया, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हो गई, क्योंकि पिछली बार जितनी राजवंशियों ने मतुआ समाज ने बीजेपी को वोट किया था, इस बार उन्होंने इतना नहीं किया। और मुस्लिम समाज तो उनका बिल्कुल गोलबंद होता ही है, ममता को पूरा मुस्लिम समाज का पूरा एक तरफा वोट गया है, क्योंकि ममता ने एक नारा और दिया था कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो समझ लो आपने बीजेपी को वोट दिया। इससे बिल्कुल एक समाज में एक अलग मैसेज ये चला गया कि मुस्लिम समाज ने बिल्कुल ही टोटली ममता को ही वोट किया, टीएमसी को वोट किया, क्योंकि वो किसी भी हद में काफ़ी परसेंटेज तक के जो मुस्लिम मतदाता है वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, हर तरफ से आप कहीं से भी उठाकर देख सकते हैं कि मुस्लिम वोटर्स कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करते। इस तरह से जो ममता ने जो एक षड्यंत्र जो चाल चली, उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए। अब देखिए, इसमें एक थोड़ा सा समझने की बात और भी है। ममता ने बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ी रणनीति और बनाई थी इस बार मुस्लिम समाज को एकजुट करने की, कि उन्होंने ओबीसी की जो 71 जातियों को और शामिल किया। 71 जातियों में से उन्होंने 65 जाति जो है मुस्लिम समुदाय से रखी ओबीसी में, और 6 जातियाँ केवल हिंदू समाज से रखी उन्होंने। इस पर हालांकि हाई कोर्ट ने फिर उनका जो बिल्कुल ये जो फैसला था ममता का, वो बिल्कुल बेकार कर दिया, निरस्त कर दिया, क्योंकि वो करना ही था, क्योंकि ममता इसको लेकर के प्रॉपर तरीके से नहीं चली। ममता जी को ये पहले जो ओबीसी हमारा कमीशन है उसमें जाना चाहिए था। उसमें जो जातियाँ क्रिएट होती हैं, जो जातियाँ उसमें बनाई जाती हैं, या जो जाति उसमें शामिल की जाती है, उसी को ओबीसी का दर्जा मिल सकता है। लेकिन उनको पता है कि ये अभी सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो ये उनका दाव वहाँ चल नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने राज्य में ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने शुरू कर दिए, और काफ़ी लोगों को उन्होंने ओबीसी के सर्टिफिकेट बनवाए, जिसमें खासकर मुस्लिम समुदाय के थे। लेकिन कोई हाई कोर्ट में चला गया, और उनकी सारी जो रूपरेखा थी, सारा जो काम था, वो बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि वो होना ही था। क्योंकि जब तक ओबीसी जो कमीशन की जब तक उनको शामिल वो नहीं करेंगे, कोई भी राज्य, कोई भी सरकार उनको किसी भी जाति को ओबीसी का फ़ायदा वो नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने एक चाल चली थी चुनाव के टाइम में, जो उनकी वो चाल काफ़ी हद तक कामयाब हो गई, और मुस्लिम वोटर्स बिल्कुल गोलबंद होकर के ममता के पीछे आ गए। उनको लगने लगा कि भाई अब नहीं तो अगली बार ममता जरूर उनको ओबीसी में शामिल करेगी, जैसे कर्नाटक में किया है कांग्रेस ने। ऐसे उनको लगने लगा कि भाई इस बार उनको भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिट इसका मिलेगा। और खासकर उनको तो एक ही टारगेट होता है, किसी भी तरह से बीजेपी को हराना। उसमें वो काफ़ी हद तक वो एकजुट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ममता ने जो रणनीति बनाई, जो षड्यंत्र रचा हिंदुओं को, जो खासकर वोटर्स को बांटने का, उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रही। जो राजवंशी और जो मतुआ समाज के वोटर्स हैं, उन्होंने काफ़ी डरम और एक भय पैदा कर दिया, जिससे कि वो राजवंशी भ्रम में रहे और मतुआ डर में रहे।
क्योंकि आपने पिछले भी कई बार देखा होगा कि खासकर पिछली विधानसभा के चुनाव में, चुनाव के बाद ममता ने उस क्षेत्र में बहुत बड़ा गदर मचाया था जहाँ से उनको वोट कम मिली थी, और हिंदू बस्तियों में काफ़ी लोगों को उनके साथ मार पिटाई और दुर्व्यवहार की काफ़ी घटनाएं हुई थी। जो हमारे जगदीप धनखड़ जी आजकल जो वाइस प्रेसिडेंट है, उस टाइम वो गवर्नर होते थे, वो काफ़ी एरिया में गए भी, उन्होंने काफ़ी एरिया का भ्रमण किया, लेकिन कुछ वो खास इस समाज के लोगों के लिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ सरकार ममता की है, पुलिस ममता की है, जो उनसे आगे कोई जा नहीं सकता। वहाँ तो सीबीआई ईडी को भी अगर कोई रेड डालनी है, कोई इंक्वायरी करनी है, तो उससे भी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की पुलिस कई बार देखा होगा कि आपने ईडी और सीबीआई के अफसर के खिलाफ भी केस दर्ज कर देते हैं। तो इस तरह से जो सेंट्रल एजेंसीज को वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होती है, और उनको भी खतरा रहता है कभी वो बंद ना हो जाए, कभी उनके खिलाफ कोई केस ना बन जाए। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे जो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट पहुँच गए। उन्होंने बोला भाई जो वहाँ के इस टाइम जो बॉस हैं, जो हमारे गवर्नर साहब हैं बॉस जी, उनसे मिलने की उन्होंने परमिशन मांगी और गवर्नर साहब ने परमिशन दे दी, लेकिन फिर भी वहाँ की पुलिस ने गवर्नर से उनको मिलने नहीं दिया। इस बात को लेकर के जो शुभेंदु अधिकारी है हाई कोर्ट पहुँचे, और हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। तो क्या इसका मतलब जो गवर्नर साहब हैं घर में नज़रबंद हैं, हाउस अरेस्ट है वो? बताओ, इतनी बड़ी हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बंगाल की जो कानून व्यवस्था है, जो वहाँ का एक लोकतंत्र है, वो कितना आगे सक्षम होगा, कितना वहाँ संविधान बचा होगा, कितना वहाँ लोकतंत्र बचा होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बंगाल जो है एक बहुत बड़ी एक समस्या है। बंगाल का जो कानून व्यवस्था है, या कि जो वहाँ का जो इस टाइम जो सरकार जो है, राज्य सरकार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर उनको पार पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उससे जो वहाँ से जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, जो खासकर जो एक वहाँ को बहुत ही वायलेंस की तरफ जो राज्य जा रहा है, जो राज्य में काफ़ी एक जो कानून की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, उसको संभालने में सेंटर काफ़ी हद तक मुझे लगता है कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इस तरह से कई बार तो बिल्कुल ऐसे मौके आते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। कई बार मीडिया में खबर आई है, कई बार ऐसी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन आज तक इसमें हुआ कुछ भी नहीं है। इस तरह मुझे लगता है कि मोदी जी को या बीजेपी को उसमें कोई सख्त कदम उठाते हुए वहाँ की जनता को आराम दिलाने के लिए, क्योंकि देखो वहाँ शेख अभी जो ये संदेश खाली में कितनी बड़ी घटना हुई, और कितना बड़ा वहाँ पर जो लोगों के साथ बुरे काम हुए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ, और वहाँ जो जनता के साथ आज भी ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई ठोस कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। और जो बीजेपी का एक हार का जो बड़ा कारण मुझे लगता है, इसमें काफ़ी हद तक जो पीछे जो उनको जो कम जो वोट मिले हैं, जो वो लोकसभा में जो बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए, बंगाल में उनका बहुत बड़ा एक जो लॉस हुआ है। तो उस लॉस के कारण पर हमने चर्चा की। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।